और दोस्तों, एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपने अभी तक यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि राजस्थान को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें से हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा की थी। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है के बारे में हमने चर्चा की। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ने इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, एक शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। हमने चर्चा की शुष्क रेतीला प्रदेश की, जो कि पश्चिमी विशाल मरुस्थल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस शुष्क रेतीले प्रदेश को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग वह जहां बालुका स्तूपों का निर्माण नहीं होता, जो कि इस शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% भाग में विस्तृत है। दूसरा भाग बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जो इस शुष्क रेतीले प्रदेश का 58.50% भाग पर विस्तृत है। हमने ये पढ़ा कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर के मध्य में विस्तृत है, जहां पर हमने पढ़ा कि शीत क्षेत्र का निर्माण किया गया है। सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है, जिसके बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम चर्चा करते हैं आज बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की। क्योंकि हम जानते हैं कि यह भाग शुष्क रेतीला मैदान है। इस शुष्क रेतीले मैदान में बालुका स्तूपों का बाहुल्य है। ये बालुका स्तूप रेत के स्थानांतरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते हैं। आज हम इसी बालुका स्तूपों की निर्माण की चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान में कौन कौन से बालुका स्तूप विस्तृत हैं और उनका निर्माण किस प्रकार होता है और वो कौन कौन से जिले में विस्तृत हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क रेतीले मैदान में बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की अपने चर्चा करते हैं, जो कि शुष्क रेतीले प्रदेश का 58.50% भाग पर विस्तृत है। यहाँ पर बालुका स्तूपों का बाहुल्य है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में रेत के टीले, जिन्हें स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है, थार के मरुस्थल में रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। और एक शब्द आता है रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च। रेतीली बलुई मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। हम चर्चा कर रहे थे बालुका स्तूप की। तो राजस्थान के अंदर बालुका स्तूपों का निर्माण, या हम यूं कहें कि बालुका स्तूप 2 प्रकार के होते हैं। एक वे बालुका स्तूप जिनका निर्माण पवन की गति के कारण होता है। दूसरे वे बालुका स्तूप जो अपनी आकृति विशेष के कारण जाने जाते हैं। प्रथमतः हम चर्चा करेंगे पवन की गति से बनने वाले बालुका स्तूपों की।
सर्वप्रथम इस प्रकार के बालुका स्तूपों में हम चर्चा करते हैं अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों की। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों को हम रेखीय बालुका स्तूप के नाम से भी जानते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप, इन्हीं बालुका स्तूपों को हम एक अन्य नाम से पवनानुवर्ती बालुका स्तूप के नाम से भी पुकारते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार के बालुका स्तूप के आपको कई नाम देखने को मिलते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, इसी का नाम है रेखीय बालुका स्तूप, इसी का नाम है पवनानुवर्त बालुका स्तूप। कारण क्या है इसका कि ये अलग अलग नामों से क्यों जाने जाते हैं, उसकी चर्चा आपने करते हैं। पवन की दिशा, मान लीजिए पवन की दिशा इस तरफ है। यहां पर जो बालुका स्तूप रेत के धोरे हैं वो आपको रेगिस्तानी भागों में देखने को मिलेंगे। इन बालुका स्तूपों में आपने देखा होगा रेत के धोरों में या टिल्लों में कि इस तरह की धारदार रेखाएं आपने रेतीले मैदानों में देखी होंगी। इस प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं वो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि पवन की दिशा के समांतर होते हैं, इसलिए इन बालुका स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समांतर एक रेखा में बनने के कारण अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को रेखीय बालुका स्तूप या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। पवनानुवर्ती यानी कि पवन की दिशा के अनुदिश होने के कारण इनका नाम पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है। बहुत से बार प्रश्न पूछा गया है कि पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं। ऑप्शन में आपको अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप या रेखीय बालुका स्तूप या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, तीनों में से एक का नाम मिलेगा। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में अधिकांश बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये बालुका स्तूपों का विस्तार किस किस क्षेत्र में है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों का निर्माण उसी क्षेत्र में होता है जहां पवन की दिशा में किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट ना हो, और इस प्रकार की रुकावट उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगी जहां पर वनस्पति का बाहुल्य बहुत कम है। तो इस प्रकार अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों का निर्माण राजस्थान के थार के मरुस्थल में जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर, मुख्यतः आपको इन जिलों में अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है। कि सीप क्या है। इस सीप का तात्पर्य होता है कि पवन की दिशा के अनुदिश, पवन की दिशा के अनुदिश, अर्थात सीप का मतलब ये हुआ कि पवन की दिशा के अनुदिश बनने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं, तो वो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। पुनः एक बार इसका मैं रिवीजन कर देता हूँ। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जिसे हम रेखीय बालुका स्तूप के नाम से भी जानते हैं या हम पवनानुवर्ती बालुका स्तूप के नाम से भी जानते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनते हैं। चूंकि ये समांतर एक रेखा में बनते हैं इसलिए इन्हें रेखीय बालुका स्तूप, और पवन की दिशा के अनुदिश बनने के कारण इन्हें पवनानुवर्ती बालुका स्तूप के नाम से भी जानते हैं। पवन की दिशा के अनुदिश बनते हैं और पवन की दिशा के अनुदिश उन्हीं क्षेत्रों में ये इन बालुका स्तूपों का विस्तार होता है जहां पर किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट देखने को नहीं मिलती। तो मुख्यतः अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में आपको देखने को मिलेगा। पीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था कि सीप क्या। उसके बाद आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी बहुत सी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सीप क्या। सीप का तात्पर्य होता है पवन की दिशा के अनुदिश बनने वाले बालुका स्तूप, जो कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम पवन की गति से बनने वाले बालुका स्तूपों में अनुप्रस्थ बालुका
स्तूप की कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं, किन किन जिलों में उनका विस्तार है। पवन की गति से बनने वाला दूसरा बालुका स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, यह बालुका स्तूप पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं। पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं, तो वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये किस प्रकार के होते हैं देखते हैं। पवन की दिशा मान लीजिए कि इस दिशा में पवन गति कर रही है। पवन की दिशा में रास्ते में कहीं किसी चट्टान या किसी अन्य प्रकार का अवरोध आ जाने की वजह से धरातल पर इस प्रकार मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो इस प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इस अवरोध के लंबवत या समकोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के जो बालुका स्तूप बनते हैं वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं। चूंकि ये बालुका स्तूप किसी अवरोध के कारण निर्मित होते हैं, इसलिए इन बालुका स्तूपों को अवरोधात्मक बालुका स्तूप भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का विस्तार राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में या किन किन जिलों में है। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का निर्माण उसी क्षेत्र में होगा जहां पर किसी प्रकार का अवरोध होगा। तो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और दक्षिणी गंगानगर में आपको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप देखने को मिल सकते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों के बारे में राजस्थान में बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी यह बालुका स्तूप महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट बालुका स्तूप जो पवन की गति के कारण जाने जाते हैं, उसकी अब चर्चा करते हैं। हमने अभी तक पढ़े दो, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप पवन की दिशा के समांतर बनते हैं और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं। तीसरे प्रकार के बालुका स्तूप जो पवन की गति के कारण बनते हैं, बरखान, जिसे बरछान भी कहा जाता है। बरखान या बरछान बालुका स्तूप ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। राजस्थान के थार के मुस्तले रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को बरखान या बरछान कहा जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में बड़े बड़े अर्धचंद्राकार टीले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हीं बालुका स्तूपों को बरखान या बरछान बालुका स्तूप के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि रेगिस्तान के बड़े बड़े अर्धचंद्राकार टीले
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं बरछान या बरखान कहलाते हैं। स्थानांतरित होने के कारण थार के मरुस्थल का राजस्थान में प्रसार के लिए बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से हैं, तो वो है बरखान या बरछान। रेगिस्तान के प्रसार के लिए यह बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी है। एक प्रश्न की यहाँ और चर्चा करना चाहूंगा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध बरखान कहाँ के हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध बरखान बालेरी गांव चूरू के हैं, या यूं कहें कि बालेरी गांव चूरू के बरखान सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो बरखान एक अर्धचंद्राकार है। तो हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये दिखते किस प्रकार के हैं। मान लीजिए ये पवन की दिशा, आपने रेगिस्तान के मरुस्थल में देखा होगा इस प्रकार के रेतीले टीले, ये अर्धचंद्राकार आकृति, पवन की गति के कारण यहां से मिट्टी का कटाव होगा, आगे की तरफ चला जाएगा और ये अर्धचंद्राकार आकृति ले लेगा। उन्हीं प्रकार के बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। क्योंकि ये मिट्टी एक स्थान से कटकर आगे की ओर स्थानांतरित होती रहती है, बार बार आगे से आगे बढ़ती रहती है, इसलिए थार के मरुस्थल के प्रसार के लिए बरखान सर्वाधिक उत्तरदायी है। और इस प्रकार के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध बालू का स्तूप बनते हैं वो बालेरी गांव चूरू के बनते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कहाँ के या किस किस क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूपों का निर्माण होता है या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो चूंकि हम चर्चा कर चुके कि बालेरी गांव चूरू, तो चूरू में इन बालू का स्तूपों का पाया जाएगी। चूरू के बाद में जैसलमेर, देशनोक बीकानेर, लोणकरणसर बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, इन क्षेत्रों में बरखान बालू का स्तूप आपको देखने को मिल सकते हैं। मुख्यतः चूरू, जैसलमेर, देशनोक बीकानेर, लोणकरणसर बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर में आपको बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, दरियन बालू का स्तूप। दरियन बालू का स्तूप ये होते हैं स्थानांतरित या भ्रमणशील बालू का स्तूप। हमने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में जब तेज गति से हवाएं चलती हैं तो मिट्टी के ढेर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते। रेतीली बलुई मिट्टी के जो रेत के टीले होते छोटे छोटे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मुख्यतः हमने इन्हें सड़कों पर देखा है। उन्हीं मिट्टी से बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें दरियन बालू का स्तूप कहते हैं, जो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए इन्हें भ्रमणशील बालू का स्तूप भी कहते हैं। मुख्यतः इनका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। जैसलमेर और बाड़मेर। इस प्रकार हमने देखा कि पवन की गति से बनने वाले बालू का स्तूपों के बारे में हमने चर्चा की।
सबसे पहले हमने बात की अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की, फिर हमने बात की अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की जो पवनों की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। तीसरा हमने पढ़ा बरकान जिन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। और चौथा है दरियन। ये चारों बालू का स्तूप पवन की गति के कारण निर्मित होते हैं। अब हम उन बालू का स्तूपों की चर्चा करते हैं जो अपनी आकृति के कारण विशेष तौर पर जाने जाते हैं। आकृति से निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों की चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आकृति से बनने वाले बालू का स्तूपों की जो अपनी आकृति विशेष के कारण जाने जाते हैं। चार तरह के बालू का स्तूपों की हम चर्चा कर चुके हैं। पांचवें प्रकार का बालू का स्तूप जो अपनी आकृति के कारण जाना जाता है उसमें प्रथम है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं? राजस्थान में वनस्पति के चारों ओर निर्मित होने वाले बालू का स्तूप, ये छोटे पादपों के चारों ओर लिपट कर बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। जैसे छोटी छोटी वनस्पति, उस वनस्पति के चारों ओर मिट्टी का जमाव हो जाता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप छोटे प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। हवाओं की वजह से छोटे पादपों के चारों ओर मिट्टी जमा हो जाती है और छोटे पादप उस मिट्टी से ढक जाते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बालू का स्तूप में चर्चा करते हैं सब्र काफिज बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप भी पैराबोलिक बालू का स्तूप की तरह ही है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है, वनस्पति के एक ही ओर निर्मित बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप जहां वनस्पति के दोनों ओर लिपट जाते हैं, वहीं सब्र काफिज बालू का स्तूप वनस्पति के सिर्फ एक ही ओर निपटते हैं। पवन की दिशा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ बालू का स्तूप निर्मित हो जाता है। दूसरी तरफ पादप या छोटा पौधा आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार एक ही ओर मिट्टी का जमाव होने से बनने वाले बालू का स्तूप सब्र काफिज बालू का स्तूप कहलाते हैं। यह भी छोटे प्रकार के बालू का स्तूप है। पैराबोलिक बालू का स्तूप पादप के दोनों ओर लिपट जाते हैं, जबकि सब्र काफिज बालू का स्तूप एक ही ओर। ये छोटी आकृति के बालू का स्तूप है। नेक्स्ट बालू का स्तूप की चर्चा करते हैं अपने तारा बालू का स्तूप। क्योंकि नाम से ही विख्यात है तारे की तरह दिखने वाले बालू का स्तूप। तारे के समान आकृति वाले बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। ये तारा बालू का स्तूप होते क्या हैं? रेगिस्तान में ऊंची ऊंची चट्टानों या पठारी भाग के चारों ओर
निर्मित बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान दिखाई देती है। रेगिस्तान में ऊंची ऊंची चट्टान या पठारी भाग के चारों ओर जो बालू का स्तूप निर्मित हो जाते हैं वो तारा बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यह एक चट्टान है, इस चट्टान के चारों ओर मिट्टी का जमाव हो जाने की वजह से यह चट्टान ढक गई और इसके चारों ओर मिट्टी ढक जाने के कारण यह बालू का स्तूप निर्मित हो गया, जिसे तारा बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बालू का स्तूप आपको 19 क्षेत्रों में दिखने को मिलेंगे जहां पर चट्टानी या पठारी बालू के टुकड़े छोटे मोटे आपको दिखाई देते हैं। खास तौर पर इस प्रकार के बालू का स्तूप मोहनगढ़, बाड़मेर में, पोखरण, जैसलमेर में और सूरत। तारा बालू का स्तूप जो तारे की आकृति के समान दिखाई देता है, जिनका विस्तार मोहनगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार हमने राजस्थान में बनने वाले बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा की। अब मैं 2 और शब्दों की यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। एक है नखरिस्तान, जिसे ओएसिस भी कहा जाता है। नखरिस्तान या ओएसिस क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूगर्भिक जल के दबाव के कारण उत्पन्न वनस्पति क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूगर्भिक जल के दबाव के कारण उत्पन्न वनस्पति क्षेत्र को नखरिस्तान कहा जाता है या ओएसिस कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा कि राजस्थान में भी इस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में भूगर्भिक जल पट्टी है, जिसे हम लाठी सीरीज कहते हैं। यह लाठी सीरीज राजस्थान के जैसलमेर जिले में विस्तृत है। इसी लाठी सीरीज में उत्पन्न घास, जिसे हम सेवण कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है लिलोन घास, जो पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र जो जैसलमेर है उसे नखरिस्तान या ओएसिस भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान में नखरिस्तान या ओएसिस किसे कहा जाता है, तो लाठी सीरीज क्षेत्र को ओएसिस या नखरिस्तान कहा जाता है। यदि आपने लाठी सीरीज के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे लास्ट वीडियो या पिछले वीडियो में आप जाकर इसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एक और चर्चा करना चाहूंगा नेक्स्ट, इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग क्या होता है? पवनों द्वारा अपरदित या घर्षित ग्रेनाइट चट्टान। पवनों द्वारा ग्रेनाइट चट्टान को अपरदित या घर्षित करने के बाद जो उसका टुकड़ा बाहर की ओर आता है उसे इनसेलबर्ग कहा जाता है। राजस्थान में इस प्रकार का उदाहरण शाकंभरी माता की प्रतिमा, जो कि सांबर में इनसेलबर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर हमने बालू का स्तूपों की चर्चा की, किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। इन बालू का स्तूपों के बारे में राजस्थान में होने वाले भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यदि
यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में।